Assalamualaikum and welcome to mathematics class for standard 7th, chapter 5, lines and angles, part 4. We are going to continue with our exercise 5.1, sum number 8. An angle is greater than 45 degree. Is it complementary angle? Greater than 45 or equal to 45 or less than 45. One angle is greater than 45 डिग्री. एक एंगल हमें ऑलरेडी दे दिया गया है जिसका मेजरमेंट 45 डिग्री से ज्यादा है. अब उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा यानी उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है ना, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपको याद है ना, दो एंगल्स जिनको ऐड करने से 90 होता है, राइट? तो एक 45 से ज्यादा है और दूसरा जो है जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहलाता है इज ग्रेटर देन 45 का, वो क्या होगा? क्या वो ग्रेटर देन 45 होगा, क्या वो इक्वल टू 45 डिग्री होगा, या उसका मेजरमेंट लेस देन 45 डिग्री होगा? इन तीनों में से कोई एक करेक्ट होना चाहिए. होगा करेक्ट. सो लेट्स सी हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे. लेट्स गिवन एंगल बी x डिग्री. सपोज कि जो हमें एंगल दिया गया है हम उसको एक नेम दे देते हैं x. ओके. अब उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, सपोज हमने उसको y कह दिया. अब हम जानते हैं कि जब हम लोग गिवन एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को ऐड करते हैं यानी प्लस करते हैं, वी गेट द आंसर 90. यानी द गिवन एंगल क्या है? x. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? y. दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा? करेक्ट, 90 डिग्री. लेकिन x को क्या कहा गया है? x इज ग्रेटर देन 45. क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री. सो हम क्या करते हैं, इफ x इज ग्रेटर और इज 45 यानी ये ग्रेटर को हम लोग मिडिल की साइन अज्यूम कर लेते हैं और इस तरफ लेफ्ट साइड और इस तरफ राइट साइड में हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का जो y है वो दोनों ऐड करते हैं, एडिंग y टू बोथ द साइड. ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें x प्लस वाई मिल सके. इस तरफ देखिए x प्लस वाई मिला और यहाँ पे 45 में प्लस वाई मिला. यहाँ का तो डेफिनेटली हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन x प्लस वाई कर दिया है हमने y ऐड करके दोनों तरफ. तो ये x प्लस वाई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ये है ना 90 डिग्री. तो हम लोग x प्लस वाई की जगह लिखेंगे 90 डिग्री ग्रेटर देन 45 डिग्री प्लस वाई. अब ये जो प्लस 45 है ये ग्रेटर देन की साइन के इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा. सो 90 माइनस 45 इज ग्रेटर देन y डिग्री. 90 में से 45 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? करेक्ट, 45 डिग्री. सो 45 डिग्री इज ग्रेटर देन y डिग्री. अब ये y डिग्री क्या है हमारा? ये y जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इज ग्रेटर देन 45 का. और देखिए हमें उसका आंसर क्या मिला है? दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विच इज द पेयर ऑफ द गिवन एंगल इज एक्चुअली लेस देन 45. कुड यू सी? ये लेस देन की साइड y की तरफ है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर फ्लिप कर दिया है, y को यहाँ 45 को यहाँ लिखा है तो ग्रेटर देन की साइन लेस देन में इस तरफ 45 ग्रेटर हो जाएगा ना, तो जहां ग्रेटर है वहीं पर ग्रेटर देन की साइन भी घूमेगी, राइट? सो y डिग्री जो है यानी ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो ग्रेटर देन मिला, इक्वल टू मिला या लेस देन मिला है हमें? करेक्ट, लेस देन मिला है. सो y डिग्री दैट इज y एंगल, दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज एक्चुअली लेस देन 45 डिग्री. और यही हम हमारे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में लिखेंगे दैट हेंस इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45. अगर एक ग्रेटर होता है तो दूसरा लेस होगा. अंडरस्टूड? सो लेट अस गो ऑन to the next sum. Sum 9th पे पहुंचने से पहले हम कुछ कंसेप्ट्स को दोबारा रिकैपिटुलेशन कर लेते हैं. जैसे कि हमारे पास 3 तरह के एंगल्स हैं जिसका मैं आपको रिकैप करा रही हूं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसको कहते हैं. सपोज एक लाइन और दूसरी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पर. ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ, ये जहां पे दोनों लाइन एक साथ आके इसी पॉइंट पर मिलती है. ओके. इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के
लेफ्ट और राइट साइड में जो क्रॉस बनता है वी शेप, ये वी और ये वाला वी, ये दोनों एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं। उसी तरह ऊपर वाले का ऑपोजिट नीचे होगा। सो लेट मी मार्क इट। देखिए ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट कहलाएगा। लेट्स नेम देम। सपोज मैं इस एंगल को 1 कह देती हूं और इस एंगल को 2, तो 1 और 2 कैसे होंगे? करेक्ट, vertically opposite होंगे। Now suppose I name this angle as, this angle is vertically opposite to this, so let's name this angle as A and the down angle as B। तो A और B कैसे होंगे? इक्वल होंगे और दोनों एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट कहलाएंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अगर 130 है तो 2 भी 30 ही होगा। अगर A यहां पर 60 है तो B भी 60 ही होगा। अंडरस्टूड? दोनों के मेजरमेंट्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। सो लेट्स राइट डाउन, एंगल 1 एंड एंगल 2 दे बोथ विल बी इक्वल एंड एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B because they are vertically opposite angles. Now let us move on to the next angle, that is supplementary angles. In this also we need 2 lines. Okay, यहाँ पर भी 2 लाइन्स आती हैं जो आपस में एक दूसरे को कट करती हैं और कट करने वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये रहा। अब यहाँ पर जो एंगल बनते हैं वो देखिए, ये एंगल और इसके बिल्कुल बाजू वाला ये एंगल, यानी ये ज्वाइंट होते हैं। क्या होते हैं? ज्वाइंट होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री पेयर। इसकी एक खासियत होती है, इस एंगल की एक लाइन ये वाली आर्म और सेकेंड एंगल की ये वाली आर्म, अब अगर इसको ध्यान से देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। अगर स्ट्रेट लाइन बनती है सो डेफिनेटली 180 डिग्री कवर होगा। कितना होगा? 180 डिग्री कवर होगा। कैसे? जैसे यहां से प्रोटेक्टर रखकर अगर आप घूम कर यहां तक अगर आप देखोगे तो 180 कवर हो चुका होगा। यानी सप्लीमेंट्री पैर किसे कहते हैं? दो एंगल मिलकर 180 बनाते हैं। नाउ सपोज हमने इसको नाम दे दिया 1 और इसको नाम दे दिया 2, तो एंगल 1 और 2 इक्वल नहीं होंगे, लेकिन 1 और 2 को ऐड करेंगे आप, यानी 1 + 2 करें तो आंसर आएगा सप्लीमेंट्री आंसर, यानी आंसर आएगा 180 डिग्री। अंडरस्टूड? नाउ सपोज हम दूसरे पैर की तरफ बात करते हैं कि इस तरफ जो एंगल है ये भी तो एक एंगल है और इसके एग्जैक्टली बाजू में हम इसे नंबर 3 नाम दे देते हैं। एग्जैक्टली बाजू वाला जो एंगल है वो हो गया 4। अब आप ध्यान से देखिए, एंगल 3 का ये वाला आर्म और एंगल 4 का ये वाला आर्म दोनों एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। यानी अगर आप 3 और एंगल 4 को प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 180 डिग्री। अंडरस्टूड? सो इसे हम ऐसे लिख के बताते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2 ऐड करने पर 180 और एंगल 3 और एंगल 4 ऐड करने पर 180। इसके अलावा भी आप इस तरीके से सोच सकते हो, 1 सिर्फ 2 के साथ में ऐड करने पर ही 180 होगा। ये तो हमने अपर वे में देखा। चलो लोअर केस में देखते हैं। लोअर वे में एंगल 1 और एंगल 4 देखो आपस में बाजू बाजू में है। ये रहा एंगल 1 और इसकी ये वाली आर्म और एंगल 4 की ये वाली आर्म एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। यानी एंगल 1 और एंगल 4 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? करेक्ट, 180। यानी 1 के इस तरफ वाला भी उसका सप्लीमेंट्री पैर है और 1 के इस तरफ वाला भी उसका सप्लीमेंट्री पैर है। उसी तरह हम 3 की बात करें, 2 के साथ में 3 पैर बनाता है ना, तो 3 के साथ में अगर पैर करें तो 3 और 2 मिलकर 180 बनाते हैं। यानी ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो गए। ये तो हमने अपर वे में देखा। चलो लोअर वे में देखते हैं। 3 और 4 है ना, 3 और 4 को हम जानते ही हैं, 3 और 4 तो है ही, और 3 और 2 भी तो हो रहा है अपर वे में, है ना। देखो 3 का आर्म ये वाला आर्म और एंगल 2 का ये वाला आर्म एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। यानी एंगल 3 और 2 को भी ऐड करोगे तो आंसर आएगा 180
180. You understood? I hope you are clear with the supplementary pairs. Understood? हाँ, सप्लीमेंट्री पेयर टोटल 4 ही होते हैं, 2 इधर 2 इधर, ऊपर नीचे कहीं भी 2 2 के ही होते हैं, बस 4 टोटल होते हैं. अंडरस्टूड? क्योंकि 180 और 180 मिलकर टोटल 360 एक कंप्लीट सर्कल बना ही लेते हैं. ओके, नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? सपोज ये काम है और ये काम है, दोनों को ज्वाइन कर दिया तो एक एंगल बन गया है. इस एंगल को एग्जैक्टली सेंटर से एक लाइन कट करनी चाहिए. ओके, पहले तो हम नाम कर देते हैं. सेंटर का मतलब होता है ये कहलाया वर्टेक्स. जहां पे 2 आर्म्स आकर जॉइंट होती है उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं. जहां मेरा अभी फिलहाल रेड पॉइंटर है, ये पॉइंटर जहां है वो एक्चुअली वर्टेक्स है. ओके, तो O इज कॉल्ड द वर्टेक्स. मैंने उस वर्टेक्स को नाम दे दिया O और यहां नाम दे दिया X. सो OX एक आर्म हो गई एंगल की और यहां नाम दे दिया Y. सो OY एक अनदर. हमारा एंगल का नाम होगा XOY. वर्टेक्स वाला जो पॉइंट होता है वो हमेशा सेंटर में ही लिखा जाता है. तो वन साइड X आएगा, अदर साइड Y आएगा और बीच में O आएगा, क्योंकि O एक ऐसा पॉइंट है जहां पे 2 आर्म्स आके जॉइंट होते हैं. अब इसी पॉइंट से इस पूरे एंगल को अगर कोई आर्म बीच से डिवाइड कर देता है, चाहे वो इक्वल हो या अनइक्वल पार्ट्स हो, दैट इज नॉट अ मैटर. ये दोनों एंगल्स देखो डिवाइड हो गए ना. ये एंगल को डिवाइड करने वाली रेड आर्म है और इसको नाम दे दिया Z. तो ये जो आर्म है ना OZ, ये इस पूरे एंगल XOY को 2 हिस्सों में कट कर देती है. इसीलिए ये एक एंगल यहां बनाते हैं और दूसरा एंगल यहां. तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे? एडजेसेंट होंगे. क्या होंगे? एडजेसेंट. जैसे कि ये एक एंगल इधर और एक यहां पर, ये दोनों क्या हुए? सपोज हम नाम दे देते हैं A और B. सो A इज द एडजेसेंट एंगल ऑफ B. आप ऐसा भी बोल सकते हैं दैट B इज द एडजेसेंट एंगल ऑफ A. एडजेसेंट होने के लिए एक बात मैंडेटरी कंपलसरी होनी चाहिए. वो क्या पता है? ये जो आर्म है ना OZ, ये दोनों एंगल का कॉमन आर्म है. कॉमन आर्म का मतलब होता है, देखो अभी ये मैं आपको बताती हूं, एक बड़ा जो एंगल था वो था XOY. इसको 2 हिस्सों में कट कर दिया इस आर्म ने, तो 2 एंगल बन गए, एंगल A और एंगल B. एंगल A का नाम क्या है? एंगल A का नाम है XOZ और एंगल B का नाम क्या है? YOZ. अगर आप दोनों की तरफ ध्यान से देखें तो XOZ में OZ और YOZ में OZ, ये दोनों लेटर और ये वाली जो आर्म है ये दोनों एंगल के लिए है. तो जो आर्म दोनों एंगल के लिए हो उसे कॉमन आर्म कहते हैं. ARM, आर्म, कॉमन आर्म. और वो कॉमन आर्म हमेशा बीच में होनी चाहिए. ओके, यानी हम OX को कॉमन आर्म नहीं कह सकते, हम OY को कॉमन आर्म नहीं कह सकते, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है. कॉमन आर्म हमेशा सेंटर में होती है और उसके जो भी एंगल को वो डिवाइड कर रही होती है ना, उसके 2 आर्म्स उसके आइदर साइड आजू बाजू हो जाते हैं. Understood, student? So these are adjacent angles. Now let us go on with the question number 9 of exercise 5.1. In this following figure, आपको नीचे फिगर दिया गया है, इसको ऑब्जर्व करते हुए कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. नंबर 1 क्वेश्चन है, इज एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2? क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है? तो देखिए, एंगल 1 ये रहा, इसका आर्म है OAOC. एंगल 2 ये रहा, इसका आर्म है OEOC. दोनों के एंगल बाजू बाजू में है और दोनों का एक कॉमन आर्म है OC, है ना. यानी 1 का एक आर्म ये रहा AO और 2 का OE, जो कॉमन आर्म के आइदर साइड है, यानी एक लेफ्ट और एक राइट. तो हाँ, ये एडजेसेंट है, क्योंकि इसका कंडीशन फुलफिल हुआ कि कॉमन आर्म बीच में होना चाहिए दोनों एंगल के.
So we are going to write yes, angle 1 is adjacent to angle 2. Let's go on for the second question. Is AOC adjacent to AOE? चलो देखते हैं क्वेश्चन में AOC कहाँ है. AOC ये एंगल 1, AOE यानी 1 और 2 का कंबाइन. तो AOE में कॉमन क्या है? AO है ना. AOC में कॉमन क्या है? AO. देखो दोनों AO कॉमन है, यानी OA जो का आर्म है ये कॉमन है. तो दूसरा कौन सा है? OC और OE. लेकिन OC और OE दोनों आर्म के बीच में कॉमन आर्म आना चाहिए. ये तो वन साइड रह गया है कॉमन आर्म. अगर वन साइड रह गया है तो क्या हम इन दोनों एंगल्स को यानी 1 को, और ये बड़ा है 1+2 है एक्चुअली, क्या ये दोनों एडजेसेंट होंगे? नो. एंगल AOC is not adjacent to AOE. Why? Because OC and OE do not lie on either side of the common arm OA. OA के आजू बाजू यानी लेफ्ट और राइट में आने चाहिए थे OC और OE. ऐसा नहीं हो रहा है, वो तो वन साइड रह गया और OA वन साइड रह गया. तो ये दोनों एंगल्स जो हैं वो एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे. अंडरस्टूड? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Means sub question of this number 3. Do angle COE and EOD forms a linear pair? क्या ये दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं? वापस से देखते हैं. COE EOD अगर आप देखें तो COD एक स्ट्रेट लाइन बन रही है. अगर स्ट्रेट लाइन बनती है तो डेफिनेटली ये दो एंगल को जब आप ऐड करोगे तो वो 180 जरूर होगा. लीनियर पेयर इज सिमिलर टू सप्लीमेंट्री पेयर. दे आर वन एंड द सेम. बस एक एंगल को दो नाम दे दिए गए हैं. आप अगर सप्लीमेंट्री पेयर बोलो और लीनियर पेयर बोलो तो एक ही बात है. सप्लीमेंट्री को आप लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं, या मैं ऐसा कहूं कि लीनियर पेयर को आप सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कह सकते हैं. नो चेंज. ओके, दोनों एक ही रूल फॉलो करते हैं, दैट एडिशन ऑफ टू एंगल्स गिव्स यू 180 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, सो ये बात तो दिख रही है कि COD एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है. जब भी स्ट्रेट लाइन आएगी तो उसके अंदर आने वाले दोनों एंगल्स जो हैं वो 180 जरूर फॉर्म करेंगे, यानी लीनियर पेयर डेफिनेटली होगा. सो हम कहेंगे यस, एंगल COE एंड EOD फॉर्म्स ए लीनियर पेयर. Next question है number 4. Are BOD and DOA supplementary? BOD और DOA क्या दोनों सप्लीमेंट्री पेयर है? एक ही बात है ना. लीनियर पेयर पूछा तो भी सेम क्वेश्चन पूछा, सप्लीमेंट्री पूछा तो भी सेम क्वेश्चन ही पूछा है. तो हमें क्या देखना है कि दोनों एंगल को टच करने पर उनकी एक स्ट्रेट लाइन बनती है. तो देखिए BOD से BO ले लिया, BO वाला आर्म, और DOA से AO ले लिया. अब जब इन दोनों तीनों को टच करते हैं ना, AO ये आर्म और दूसरा आर्म OD, तो ये जब तीनों लेटर ज्वाइंट हो जाते हैं और दो आर्म ज्वाइंट हो जाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन है. अगर ये स्ट्रेट लाइन बनती है तो ये एंगल 4 और 5 क्या होंगे? ऐड करने पर सप्लीमेंट्री जरूर होंगे. सो वी विल राइट यस, BOD and DOA are supplementary because when you add them they both are equal to 180 degree. Number question 5th one. ये सब क्वेश्चन 5th है जिसमें पूछा गया है is angle 1, यानी ये जो एंगल 1 है वर्टिकली अपोजिट है एंगल 4 के. देखिए 1 ये रहा, ये कर्व, ये एंगल 1 और 4 एग्जैक्टली सामने है. क्रॉस बनता है ना. देखिए दोनों एंगल को ज्वाइन करेंगे तो चौकड़ी यानी क्रॉस बनता है. अगर क्रॉस बनता है तो 1 और 4 ये दोनों क्या कहलाएंगे? करेक्ट, वर्टिकली ऑपोजिट हैं. करेक्ट. तो हाँ, ये बात सच है, जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो सही है. यस, एंगल 1 इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4. नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन 6.
What is the vertically opposite angle of angle phi? ये रहा एंगल phi. इसका AOD नाम है. AOD के साथ में हम देखें कौन सा लाइन टच करने पर क्रॉस बनाता है. हमने OD से ज्वाइन किया OC और AO से ज्वाइन किया OB, यानी COB, BOC भी कह सकते हैं हम. तो क्या BOC जो है वो इस एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट मिल गया हमें. अब हमें इसको लिखना है. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5 इज दिस. एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी ये क्रॉस बनेगा और 5 के सामने वाला मिलेगा. अब दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या नाम आएगा, यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5 वो होगा एंगल BOC. आया समझ में आपको. यानी एंगल BOC जो होगा वो ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है किसका, एंगल 5 का. I hope students you have understood well about question 9 as well as 8. Some of the conceptual angle related sums are having sub questions, and accordingly to the figure we have to observe the figure and then answer. I hope students you have followed the video. Thank you for watching the video. We are going to meet soon with another video with the continuation part of the same chapter. Till then, have a great day ahead.